हेलो दोस्तों, आज जो है टेस्ट नंबर 7 हम सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का टेस्ट है। ये विजन आईएएस का वीडियो को बनाने का क्रेडिट विजन आईएएस को जाता है। और जो टेलीग्राम चैनल है इसकी आईडी है आपकी @UPSC विद हरीश। यहाँ पर इस टेस्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पार्ट 1 है, इसमें 50 क्वेश्चन आपको पहले कराए जाएंगे। अब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिन किसी को भी पर्सनल कुछ डाउट्स होते हैं तो @Harish_6969 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम पे आप मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। वीडियो का फीडबैक देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों का एक 99 रुपीज़ का अभी जो है 14 फरवरी से हम लोगों ने शुरू किया है। यहाँ पे एक मेंटरशिप यानी कि गाइडेंस प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको डेली के टॉपिक्स बता दिए जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। आपको 24 मई तक यानी कि 25 मई को होने वाला है प्रीलिम्स, तो 25 मई से पहले 24 मई तक आपका कम से कम 3 से 4 बार आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन मैं यहाँ पे करा दूंगा। और यहाँ पे ये आपको आपकी जो तैयारी है उसको एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर ये ज्वाइन करना है आपको ₹99 वाला, तो वो आप यहाँ पर मैसेज करिए, वहाँ पे आपको और अनदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी ये पहले 50 लोगों के लिए ओनली 99 रुपीज़ में है। अभी इसमें 27 के आसपास मेंबर हो गए हैं। बाकी उन सब का फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है, तो देखेंगे आगे। तो आगे शुरू करते हैं हम टेस्ट को। तो टेस्ट में जो टॉपिक्स कवर हैं वो कवर होने वाले हैं। ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और टेस्ट को करने का एक तरीका है कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, आप क्वेश्चन एक को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। एक को अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद अपनी एक डायरी में वहाँ पे लिखिए एक क्वेश्चन का आपने A, B, C जो भी आंसर दिया है। साइड में एक कॉलम बनाइए कि इसका आंसर एक्चुअली B था तो मेरा गलत हुआ, आप वहाँ पे मार्क करिए। इस तरह से आप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो इससे आप अपने जो तैयारी है उसको और अच्छे वे में ले जा सकते हो। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक्स के बारे में है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स की बात है। तो यहाँ पे हम पहले आरआरबीज के बारे में समझ लेते हैं। आरआरबीज क्या है, देखिए 26 सितंबर 1975 को इन्हें एक अध्यादेश दिया गया। तो इन्हें अध्यादेश के द्वारा इन्हें बनाया जाता है 26 सितंबर 1975 को, ये याद रखना है आपको। अब क्या हुआ, इनके साथ में एक और था जो है क्षेत्रीय रूरल बैंक्स का जो एक्ट है 1976, इन दोनों के तहत में यानी कि अध्यादेश और इसके तहत में इसका गठन किया जाता है। अब ये क्या होता है, अब आपको बता देता हूँ आरआरबीज क्या क्या कर सकती हैं। आरआरबीज में देखो फीचर्स जो शामिल होते हैं, ये एक सहकारी बैंक जो है और साथ में वाणिज्यिक जो बैंक होती हैं, दोनों की विशेषताएं इसके अंदर में होती हैं। अब हम बात करेंगे, अब इनके बीच में बात करेंगे। देखिए क्यों का है, क्योंकि क्षेत्रीय, आप वर्ड देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि क्षेत्रों को यहाँ पे जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं पहुंच पा रहे वहां पे इन चीज़ों का कार्य करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अब इसको देखेंगे, जैसे कि इसकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिनमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। अब आप देखिए इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, यूपीएससी में भी यही दिमाग लगाना, कॉमन सेंस भी आपको साथ में सिखाया जाएगा। देखिए कि अब ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, अब राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। जब राज्य सरकार से बड़ी है केंद्र सरकार, तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि इसकी हिस्सेदारी अधिक होगी। देखिए 50% की हिस्सेदारी इसकी होती है। राज्य जो सरकार है इसकी 15% की हिस्सेदारी होती है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, यानी कि इसे क्या कह दिया जाता है, प्रायोजक बैंक भी कहा जाता है। तो प्रायोजक बैंक की जो हिस्सेदारी है वो 35% की हिस्सेदारी है। तो आप देखेंगे इस हिसाब से स्टेटमेंट एक गलत हो जाता है। ये आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि इन्हें किसके द्वारा, अब आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं, आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होते, क्योंकि ये देखिए रूरल बैंक हैं, इन्हें जो है परिचालनात्मक स्तर पर राज्य निगरानी करते हैं। देखिए यहाँ पर राज्य सरकार निगरानी नहीं करते हैं। ये क्षेत्रीय स्तर पर तो इनकी जो निगरानी है वो करते हैं नाबार्ड, क्षेत्रीय स्तर पर नाबार्ड निगरानी करता है। लेकिन जो इसका परिचालन है, परिचालनात्मक निगरानी जो करता है वो राज्य सरकार करती है।
तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे आरआरबीज के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। देखिए आरआरबीज के लिए ना पहले कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रख दिए जाते हैं कि आप किसानों को इतना देंगे, महिलाओं को इतना परसेंटेज देंगे, तो उस हिसाब से रहता है अलग अलग क्षेत्र को कितना लोन दिया जाता है। तो इनके जो समायोजित नेवल बैंक ऋण होता है उसका 90% है। नहीं, देखिए प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो एरिया है उसके लिए इनका 75% दिया जाता है, ना कि 90%। तो इसका ये गलत होता है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे आपको ये कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, रिकार्डो, स्मिथ और फिलिप और ने समतुल्यता। तो इन सिद्धांतों में से किसी एक का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके आधार पर ये पूछा हुआ है किस समतुल्यता का वर्णन है। देखिए यह अवधारणा वर्णन करती है कि करारोपण और ऋण ग्रहण वित्तीय व्यय के समतुल्य साधन है। ठीक है, आज जब सरकार ऋण के लिए व्यय में वृद्धि करती है जिस पर ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, अब अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसको संतुलन किया गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिकार्डो में क्या कहा है, अगर आपका घाटा अभी अधिक हो रहा है तो सरकार क्या लेगी, यहाँ पे अभी ऋण ज्यादा ले रही है और ऋण ज्यादा लेगी तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर बचत अधिक करनी, रिकार्डो समतुल्यता कहती है। अगर घाटा अधिक हो रहा है तो लोग भी बचत अधिक करनी शुरू कर देते, तो उसी का वर्णन ये यहाँ पे इस तरह से किया गया है कि करारोपण और ऋण ग्रहण की जो वित्तीय व्यय है उसका समतुल्य साधन होता है। अभी अगर भविष्य में जो कोई है, जैसे जिस ऋण का अभी भुगतान करना है उसमें भविष्य में करों के द्वारा वृद्धि की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब अभी जिन ऋणों का भुगतान किया जा रहा है और भविष्य में उनकी करों में वृद्धि करके ही आपको जो ऋण लिया है वो लौटाया जाएगा, तो इसलिए रिकार्डो समतुल्यता इसका सही आंसर होगा, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे इकोनॉमी फॉर यूपीएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूं वहां पे, और उनको उस वीडियोस को छोटी छोटी स्मॉल वीडियोस बनी हुई हैं, उनको देख लेना बहुत ज़रूरी होंगे आपके बेसिक्स को क्लियर कराने के लिए। बहुत से लोगों को हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी समझने में, तो उनके लिए वो बेस्ट रहेंगी, आप एक बार समझ लीजिएगा। जैसे कि ये वाला सिद्धांत मैंने वहाँ समझाया हुआ है। अब यहाँ पे अलग अवस्था में दिखा रखा, भारत में अवस्थित एक जापानी कार कंपनी का उत्पादन। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम बाजार मूल्य होता है। तो एक देश की घरेलू सीमा के भीतर, अब मैंने आपको यहाँ पे अमेरिका का एग्जांपल पहले दिया, अब इसको आप जापान मान लो, मान लीजिए जापान की कंपनी यहाँ का उत्पादन कर रही है, तो जीडीपी में तो हमारा घरेलू देश की सीमा के भीतर सभी इंक्लूड होगा। अब वो पूछ रहा है कि अब कैसे इसको निकाला जाएगा। अब हम देखेंगे जैसे स्टेटमेंट मैंने, जापान में सकल घरेलू उत्पाद में किंतु, अब इसका कहाँ पे उत्पादन हो रहा है ये दिख रहा है, जापान के जीडीपी में किंतु भारत के जीएनपी में शामिल होगा। कैसे हो जाएगा भाई, अगर भारत में है, देखिए यहाँ देखिए भारत में, तो भारत की जीडीपी में शामिल होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा है जापान और भारत में सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा, दोनों में नहीं होगा भाई, हमारे देश में होगा बस। ठीक है, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किंतु जापान के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा, बिल्कुल सही है। हमारे देश की जीडीपी में शामिल होगा, वहां के जीएनपी में शामिल होगा। ऐसे ही अगर हमारे देश की कोई कंपनी जापान में होती, अगर यहाँ पूछता कि भारत की कंपनी जापान में कर रही है, तो वो हमारे देश की जीएनपी में शामिल होता और वहां की जीडीपी में शामिल होता, तो इसका आंसर सी सही होगा। ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में व्यापक मुद्रा के प्रचलन में मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। अब देखिए एक होती है नैरो मनी और एक संकुचित मुद्रा यानी कि, एक होती है व्यापक मुद्रा। तो व्यापक मुद्रा, तो जो व्यापक मुद्रा होगी यानी कि M3, इसकी गणना कैसे की जाती है, यानी कि M1 प्लस में बैंकों के पास रखी जो सावधि जमाएं होती हैं उनको साथ में मिला के साथ में की जाती है। तो इन्हीं के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये वाले भी मैंने कॉन्सेप्ट जो है अपनी एक अलग से वीडियो बनाई गई है, यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते होंगे। यहाँ पर M0, M1, M2, M3 ये वाले समझ में नहीं आते होंगे, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लेना, 10 मिनट की वीडियो है, वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक मुद्रा में जो है उनमें आपको वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों के पास रखी सावधि जमाएं शामिल होती हैं, बैंकों के पास रखी हुई मांग जमाएं यहाँ पे शामिल होती हैं। तो सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। देखिए आरबीआई पास में जो बैंकों का नगद रिजर्व होता है इसे M0 में काउंट किया जाता है, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत में लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। अब अंडरलाइन कर लिया करो जो ऐसे पढ़ते हो कि जो लागत है उसे सरकार वहन कर रही है,
सरकार निजी अभिकर्ताओं से इंजीनियरिंग कार्यों एवं नीलामी आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। यानी कि देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता प्रदायगी तक ही सीमित होती है। कहने का मतलब है कि सरकार को मान लीजिए कोई पुल बनाना है तो सरकार क्या करती है, सिर्फ अपना रॉ मटेरियल खुद खरीद के देगी, बाकी जो लागत है वो हम पूरा खुद खर्च करेंगे। बाकी की सिर्फ हम एक कंपनी जैसे L&T लार्सन टर्बो से कॉन्टैक्ट किया, भाई तो हमें सिर्फ ना अपनी इंजीनियरिंग जो विशेषज्ञता है कि पुल कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सिर्फ आप अपनी हमें दे दो, बाकी सब हम अपने आप संभाल लेंगे, बाकी पैसा वैसा सब हम अपने आप लगा लेंगे, बाकी आप देख लीजिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब सरकार ने न्यू मॉडल लेके आई है, तो देखेंगे उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस निवेश मॉडल का वर्णन किया गया। देखिए बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए एन्युटी मॉडल में क्या है, सरकार पैसा देती है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, ये क्या है 6 माह के अंतराल पे देती रहती है यहाँ पर। यानी कि जैसे शुभारंभ, मान लीजिए 1 तारीख को कोई पुल बन गया और मतलब एक हाईवे है, एक वो बन गया, 1 तारीख को उसका शुभारंभ हो गया, उसके 6 महीने बाद में सरकार पैसे सरकार वहां पे देती रहती है उस कंपनी को। ये यहाँ पे नहीं होगा। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, देखिए बिल्ड करिए, ऑपरेट करिए और ट्रांसफर कर दीजिए सरकार को, तो आप इन वर्ड से इजीली सबको समझ सकते हो, ये नहीं होगा। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल EPC मॉडल, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या इंजीनियरिंग विशेषज्ञता प्रदायगी तक ही सीमित होती है। तो आप इंजीनियरिंग मॉडल ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मॉडल ले रहे हैं, EPC मॉडल ले रहे हैं, तो इसका आंसर तो होगा यही, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखेंगे कि बिल्ड ऑपरेट एंड टोल मॉडल ट्रांसफर वाला, तो क्या कि निजी कंपनी ने L&T ने मान लीजिए हाईवे बनाया, तो वो तब तक के लिए उस पर टोल लगा दी थी। ये एक्चुअली लंबी अवधि तक होता है, जैसे 30 साल के लिए टोल लगा दिया, तो जितना भी पैसा L&T लगाया वो इस पर टोल टैक्स के द्वारा इसे वसूल कर लेगी, तो ये भी नहीं होगा। डी क्या है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होगा, अब हाइब्रिड में बात क्या है, इसमें जो है यानी कि बी ऑप्शन यानी कि EPC प्लस में BOT यानी कि BOT टोल मॉडल जो है, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं, इन दोनों का मिश्रण होता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्यों है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसके पुनरुत्थान के लिए शुरू किया गया। अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या किया जाता है, देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार क्या करती है, 40% की जो है सरकार पहले 5 किस्तों में दे देती है, 40% जो लागत का है, बाकी का 60% जो बचता है उसे जो भी कंपनी ले रही है वो अपना ऋण ले, बॉन्ड जारी करे, कैसे भी करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करे, वो 60% की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में 40% सरकार देती है, वो भी 5 किस्तों में दिया जाता है। PPP के पुनरुत्थान हेतु यह शुरू किया गया था। तो आप समझ गए होंगे, आई होप इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, या फिर जो अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम टेस्ट लगाने का प्रोसेस समझ रहे होंगे, तो उनको बहुत सारे सब समझ में नहीं आ रहे हैं। जो भी वर्ड समझ में ना आए उसे जाइए गूगल सर्च करिए, हेल्प लीजिए गूगल ये, और समझिए। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, T बिल होते हैं। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, इन्हें जो है कि अब आप देखेंगे जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है, परिपक्वता स्थिति में अंकित मूल्य पर भुना लिया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड कैसे होते हैं, एक तरह का ये हुआ, अब इसकी कीमत जो है 100 रुपये, अभी इसको क्या है छूट पर जारी कर रहे हैं। अभी मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक आपको लिखित पत्र दूंगा, मैं कह दूंगा यार अभी इसकी देखिए वैल्यू तो एक्चुअल 100 रुपये, बट मैं इसे अभी 80 रुपये में आपको दे रहा हूँ, और आप इसको 364 दिन के बाद में वापस हमारे पास लाइएगा, हम आपको 100 रुपये दे देंगे। अब आप समझेंगे कि जो ये इसको यहाँ पे ये 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक तरह से इसका ब्याज इंटरेस्ट वगैरह वो सब होगा कि भाई 20 रुपये का तुझे प्रॉफिट होगा इस पे, ये है एक तरह का ये मॉडल है, ठीक है। तो ऐसे ही समझेंगे। इनको क्या है, देखिए अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 364 दिनों की परिपक्वता के लिए जारी दीर्घकालिक ऋण लिखित होते हैं। देखिए ये है जो 91, 182 और 364 अधिकतम इतने दिनों के लिए इन्हें जारी किया जा सकता है। तो ये दीर्घकालिक ऋण पत्र नहीं होते हैं, तो 2 इसका गलत होगा, इसलिए आंसर होगा केवल 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखते रहिए। आपको अगर जो लोग जिनको फीडबैक देना है वो लोग प्लीज हेल्प करें। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस देश के भुगतान संतुलन का सर्वोत्तम वर्णन है। देखिए अब किसी देश के भुगतान, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक होता है चालू खाता होता है, ठीक है। अब देखिए चालू खाते में क्या क्या शामिल होता है वो आपको देखना है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। पूंजी खाता होता है, एक होता है वित्तीय खाता। तो ये 3 तरह के खाते होते हैं यहाँ पर, जैसे चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता। आप क्या करते हैं, अब ये जो चालू खाता, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में निजी और प्लस में सरकारी जो क्षेत्र है, इन दोनों के लेन देन होते हैं, निजी और सरकारी के। और यहाँ पर कैसे लेन देन शामिल किया जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात है, इंडिया के लिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर पेमेंट सिस्टम यहाँ पे चलता है, यानी कि लेन देन यहाँ पे चालू किया जाता है।
अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें व्यापार, सेवाओं का आदि का इनका वित्तीय प्रवाह किया जाता है। यहाँ पे आपका गुड्स भी जाती हैं, सर्विसेज भी जाती हैं, कोई प्रेषण भेज रहा है, विदेश में रह के अपने इंडिया में पैसा भेज रहा है, प्रेषण भेज रहा है, तो वो भी इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा जाता है। अब आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं देखता हूँ ये देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आपको नॉलेज थोड़ी सी अगर आपको बीओपी का बेसिक पता है तो कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखिए, यह किसी देश की सरकार और शेष विश्व की सरकारों के बीच में एक विशिष्ट अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देनों का व्यापक रिकॉर्ड है। अब देखिए, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच में लेन देन का व्यापक रिकॉर्ड इसके अंतर्गत में नहीं आएगा। भाई अब प्राइवेट जो लोग रह रहे हैं, यानी कि जो लोग विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, भारत में प्रेषण भेज रहे हैं, वो तो लोगों का निजी हुआ मामला, तो यहाँ पे सरकार टू सरकार नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, यह किसी देश के घरेलू बजट को सांख्यिकी विश्लेषण है। देखिए, सांख्यिकी विश्लेषण कह रहा है घरेलू बजट का, तो घरेलू तो इसमें होता ही नहीं है भाई, अंतरराष्ट्रीय। आप सिर्फ ये वर्ड पकड़िए, एलिमिनेट करिए, इतना ही टाइम लगाना है आपको क्वेश्चन में। अब देखेंगे, यह विशिष्ट अवधि में देश के निवल विदेशी मुद्रा भंडार की एक माप है। मुद्रा भंडार का माप इससे कोई मतलब होता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मुद्रा भंडार का माप है, निवल विदेशी मुद्रा भंडार का माप है, लेकिन साथ में यहाँ पर गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, इनका जो फ्लो है यानी कि वित्तीय प्रवाह जो है उसका भी माप है। तो इसलिए ये सर्वोत्तम वर्णन नहीं, ये ठीक है लेकिन ये इसका सर्वोत्तम वर्णन नहीं है। सर्वोत्तम वर्णन पूछा तो ये भी इसका गलत होगा। किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तु, सेवाओं और परिसंपत्तियों के सभी लेन देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है, तो इसका आंसर सही होगा डी। आप पढ़ के लगा सकते हो, बिल्कुल जनरल है, सारी चीजें गुड्स सर्विसेज इसमें इन्होंने शामिल की हैं, तो आंसर होगा 7 का जो है आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एमएसएमईज के वर्गीकरण की बात कर रहा है। तो एमएसएमईज का जो वर्गीकरण है, देखिए ये पुराना दिया हुआ है, अभी बजट में जो नया चेंज कर दिया है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं बता देता हूँ, पहले क्या है कि जैसे सूक्ष्म उद्यम जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए है, अधिक न हो। देखिए अब इन 1 करोड़ रुपए की जगह यहाँ पर 2.5 करोड़ कर दिया है, 5 करोड़ की जगह सीधा 10 करोड़ कर दिया है। तो ये आप अपडेट कर लेना जिनके पास में ओल्ड नोट्स बने हो। 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ यहाँ पे किया है, और यहाँ पर 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ यहाँ पर दिया है लघु के लिए, और मध्यम के लिए जो किया है इस 100 करोड़ की जगह 125 करोड़ किया है, इस 500 करोड़ को 500 करोड़ रुपए ही रहने दिया गया है। तो अब आप इनको देख लेना, एक बारी अपडेट कर लेना, ठीक है। पुराना है लिखा हुआ है, संशोधित मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये अभी हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब एफडीआई एफपीआई की बात करता है। एफडीआई और एफपीआई, देखो सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई जो है 10% या 10% से अधिक का जो निवेश किया जाता है वो एफडीआई होता है। 10% से कम का जो निवेश किया जाता है वो एफपीआई आ जाता है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एफडीआई जो है गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध दोनों तरह की कंपनियों में किया जाता है। गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध कंपनियों का मतलब क्या होता है? सूचीबद्ध कंपनी वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध कर दी गई है, लिस्टेड हो चुकी है, वो होता है। यहाँ पे क्या इक्विटी साधनों के माध्यम से किया जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में 100 शेयर्स हैं, तो इसमें से 51 जिसने खरीदे वो उसका मालिक हो गया, यानी कि इक्विटी ले ली उसने, उसकी इस तरह से एफडीआई का किया जाता है। एफपीआई में इक्विटी बेसिस पे नहीं किया जाता है। अब देखेंगे इक्विटी साधनों में एफपीआई में ना इक्विटी के जो साधन है उनमें निवेश किया जाता है, जैसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अदर जो सोर्सेज हैं उनके अंदर में इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पर एफडीआई में इक्विटी साधनों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि एफडीआई में इक्विटी के जो साधन हैं उनके माध्यम से किया जाता है, और यहाँ पे एफपीआई में इक्विटी साधन जो हैं उन साधनों में निवेश किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से और इसमें साधनों में निवेश किया जाता है। अब जैसे देखेंगे कि एफडीआई भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के साथ इक्विटी साधनों के माध्यम से किया गया निवेश है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एफपीआई से प्राय मेजबान देश के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और अवसंरचना का विकास होता है, जबकि एफडीआई से मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों की तरलता और दक्षता प्रभावित होती है। देखिए अब आप एफपीआई का समझिए, जो लोग 10% से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ इनका एक ही मोटो एफपीआई का याद रखिए, ये सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से आते हैं, तो इनका सिर्फ लाभ कमाना उद्देश्य है। जबकि एफडीआई अगर आती है तो वो हस्तांतरण करता है, टेक्नोलॉजी का अवसंरचना बनवाता है, रोजगार सृजन करता है, आदि ये सब चीजें करता है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर आएगा केवल एक, इसका सही आंसर होगा
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए WTO की हिस्ट्री बता देता हूँ, WTO का गठन कैसे होता है। देखिए ब्रिटेन वुड्स जो है वुड्स समझौता होता है 1944 में। यहाँ पर 3 संस्थाएं निकल के आती हैं। एक आती है वर्ल्ड बैंक आती है, वर्ल्ड बैंक के बाद में एक आता है IMF आता है, IMF के बाद आता है गेट, ये गेट आता है। 1994 में इस पे हस्ताक्षर होते हैं 128 देशों के। अब इन 128 देशों के बाद में 1995 में जो बन जाता है, इसको गेट का परिवर्तन हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे ये बन जाता है। तो WTO के में अब बात करते हैं, WTO के जो 4 कार्यात्मक निकाय है, तो 1995 में गेट के स्थान पर आ गया है WTO। तो WTO क्या करता है, एक तो मिनिस्ट्रियल जो है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करता है। इसमें जनरल काउंसिल होती है और उसके बाद में ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का काम करता है और ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज बॉडी के रूप में भी काम करता है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, याद रखिएगा, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अधिकृत करती है जनरल काउंसिल को निर्णय लेने के लिए, ये भी यहाँ पे आप याद रखना। आप देखेंगे क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश WTO के सदस्य हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सदस्य देश होंगे इसके। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, तो मैंने बताया जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। अब संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं, अब आपको पता है, मैंने बताया कि इसमें 128 देशों का हस्ताक्षर है, लेकिन अभी उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में तो सभी देश इसमें सदस्य हैं, तो ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र के सभी देश WTO के सदस्य नहीं हैं, तो पहला गलत हो गया। जनरल काउंसिल WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, बिल्कुल सही है। WTO का एक उद्देश्य है विभिन्न अर्थव्यवस्था में विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना। देखिए IMF का काम है विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करने का, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा, नहीं पूछा है, केवल दो इसके गलत होंगे, 1 और 3 इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कृषि संगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है FAO क्या करता है, एक दशकीय विश्व कृषि संगणना जो है, इसके तहत जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इन दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है, उन्हीं के आधार पर भारत में कृषि संगणना की जाती है। आप देखिए, और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि भारत में कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है, जो इस कृषि और किसान मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, उसके तहत आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के ऊपर तहत संचालित किया जाता है। अब भारत में पहली कृषि जनगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई थी। देखिए ये गलत है, 4th 5 ईयर जो 5th ईयर प्लान चल रहे थे उस समय ये लॉन्च की जाती है। 2021-22 तक जो है टोटल कितनी 11 संगणना हो चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 यहाँ पे गलत हो जाता है, आंसर होगा B, केवल 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में तो विचार करना है, भुगतान संतुलन में निवल गैर उपदान आय। देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे गैर उपदान आय पूछा हुआ है भुगतान संतुलन में, वो भी नेट। अब नेट कैसे आप निकालेंगे, तो पहले निवल की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक होता है नॉन फैक्टर इनकम। अब देखो फैक्टर इनकम में आपको पता होगा, फैक्टर इनकम मैंने वहाँ पे जो क्लासेज है उसमें बताया है, जैसे कि इसमें लैंड आ जाती है, आपका जो लेबर है वेजेस वो शामिल होगा, पूंजी जो है कैपिटल आपने लगाई है वो शामिल होगा। और नॉन फैक्टर इनकम में क्या है कि अमूर्त जो संपत्ति हैं उनसे अर्जित जो लाभ होता है उसको ऐड किया जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अमूर्त कौन सा, जैसे कि सिविल सेवाओं से अर्जित निवल आय, बिल्कुल सही है। पर्यटन से अर्जित निवल नेट आय पूछ रहा है, बैंकिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय, तो बिल्कुल ये तीनों यहाँ पर इसके सही होंगे। आंसर होगा इसका C। आप जिनको भी समझ में नहीं आ रहा हो वो आप एक बार गूगल कर लीजिए, गैर उपदान आय नॉन फैक्टर इनकम्स में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की बात कर रहा है। देखिए AIIB क्यों बनाएगा, देखिए इसे प्रमोट करता है, ये क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये प्रमोट करने की बात करता है, और इन दोनों के द्वारा क्या क्रिएट करनी है, वेल्थ।
तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसको देखो हम कैसी बात करेंगे, तो ये कब आया था, 2016 में इसका गठन किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका बीजिंग में स्थापित है, अवस्थित है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या करता है, ये एक वर्ल्ड बैंक की संस्था है जो है IBRD, इसके साथ में मिलकर ये कार्य करता है। अभी मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक बता दूंगा। वर्ल्ड बैंक में क्या, वर्ल्ड बैंक किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक क्या है, तो वर्ल्ड बैंक में IBRD प्लस में IDA, ये ग्रुप एक शामिल होता है, दो होते हैं, IBRD और IDA का दोनों शामिल होंगे तो ये वर्ल्ड बैंक होगा। अब देखिए इन दोनों का काम क्या होता है, ये सिर्फ पब्लिक जो सेक्टर है, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, इनको ही फाइनेंस करते हैं, यानी कि जो सरकारी योजना वगैरह होती है उन सबको ये प्रमोट करने की बात करते हैं। जबकि एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या है, IBRD आएगा, आपका IDA आएगा, और साथ में आएगा IFC आएगा, साथ में आपका आएगा मीगा MIGA और ICSID, तो ये आएगा। अब ये क्या है, आपको अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछा जाता है तो ये क्या है, पब्लिक और प्राइवेट, ये दोनों तरह की जो वो संस्थाएं हैं उन सबको ये आपका फाइनेंस करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है प्राइवेट और यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों को फाइनेंस करते हैं, और जबकि वर्ल्ड बैंक जो है उसे IBRD और IDA के तहत कहा जाता है और ये सार्वजनिक क्षेत्र को फाइनेंस करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन की, तो इसे अवसंरचना निवेश बैंक की बात है। इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में, मैंने कहा विकल्प के रूप में, अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। देखिए विकल्प के रूप में नहीं है, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये IBRD के साथ में मिलकर इसके सहयोग से कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार विमर्श से पहले इसे स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, मैं इसे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है उन दोनों में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा बी, केवल दोनों सही है। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे देखेंगे। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए GNP सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। देखिए घटाकर नहीं भाई, जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ, जोड़कर इसे प्राप्त किया जाता है, तो एक यहाँ पे गलत होगा। दूसरा है कि NNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में से मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। आप अगर GNP में से डेप्रिसिएशन लॉस करेंगे तो NNP आपको प्राप्त होगा, और आप GDP में से अगर आप विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय है वो आप ऐड करेंगे तब आप जाके प्राप्त कर पाएंगे GNP, तो एक गलत होगा, तो एक आप गलत करेंगे, आंसर आ गया आपका बी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। MSP की बात करता है। MSP अभी 22 फसलों पर दी जाती है, एक पर FRP दी जाती है, आपको पता होगा। अब MSP का उद्देश्य क्या है, देखिए MSP उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है, बिल्कुल सही। इस प्रकार किसानों द्वारा फसलों के उत्पादन की आपात बिक्री को रोकना है, बिल्कुल सही है। साथ में ये किसानों को क्या देता है, स्थिरता प्रदान करता है, साथ में उनकी आय से उनको सुरक्षा प्रदान करता है, तो एक सही होगा। दूसरा देखेंगे, MSP भारत सरकार के कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिया जाने वाला कानूनी रूप से, अंडरलाइन करिए, देखिए तुरंत देखिए, कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है। अब इसको तो आप इजीली कर सकते हो, देखिए कितने किसान आंदोलन हुए थे इस सबको डिमांड के लिए कि इसे कानूनी दर्जा दिया जाए, तो ये तो गलत होगा, आंसर होगा इसका ए, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 में देखेंगे। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट के बारे में पूछा हुआ है। अब भारत जो है SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 का पालन करता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी कि GDP की गणना करने के लिए। मैंने अपनी क्लासेस में ये भी बताया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इसके विकास में संयुक्त रूप से कौन कौन से शामिल थे। देखिए इसका विकास किया गया तो कौन कौन इसके रूप में शामिल था, देखिए इसमें आपके साथ में जो है संयुक्त राष्ट्र शामिल था, बिल्कुल सही है। साथ में इसके आपका वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल था, यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल था, IMF इसमें शामिल था, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन भी इसमें शामिल था। अगर देखिए आप इन पांचों को देखेंगे, ये पांचों मिलकर एक संस्था बनाते हैं, ISWGNA का निर्माण ये करते हैं। ये अंतर सचिवालय समूह है, कैसा है, अंतर सचिवालय ही समूह है, सचिवालय समूह है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट के हैं 5 संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय यूनियन, IMF, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र के साथ में एक अंतर सचिवालय समूह का निर्माण करते हैं, ISWGNA, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17।
अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्रीन जीडीपी पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आप देखिए अर्थव्यवस्था ग्रीन जीडीपी का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उस सब के खर्चे को इसमें भी जीडीपी में शामिल किया जाता है, उसी को ग्रीन जीडीपी कह दिया जाता है। देखिए ग्रीन जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान होता है, मतलब ही नहीं बनता, ये तो गलत हो गया। आर्थिक समृद्धि में जैव विविधता का योगदान नहीं। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीडीपी गणना की रंगकूट, भाई रंगकूट विधि का कोई मतलब ही नहीं है। पर्यावरण क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी की गणना, बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर होगा। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको तो आपको याद रखना ही होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व बैंक द्वारा जारी जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार, अब आप एक ध्यान देखिए कि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अभी आपको कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले जॉब फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट किसके द्वारा जारी किया गया है। अब वो यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक दे दे, IMF दे दे, AIIB दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई एशिया की बात कर रहा है तो AIIB ना हो कहीं, तो ध्यान ये भी आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त। भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा रहा है, इसकी दिक्कत क्या है? देखिए जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? एक देखिए कार्यशील ग्रुप होता है, वो जो ग्रुप है आपका 15 से लेकर 64 एज तक के उसमें यानी कि जनसंख्या पॉपुलेशन उसके अंदर में शामिल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भारत के लिए ऐसी कब बताइए, भारत के लिए 37 साल होंगे जनसंख्या की लाभांश उठाने के लिए। ये कौन कौन से होंगे? ये 2018 से लेकर 2055 तक जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति भारत के लिए रहने वाली कितनी? 37 वर्षों के लिए। अब आप इसमें देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 है रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कमी, यानी कि क्यों हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी है, सही है। गैर कृषिगत क्षेत्रों में धीमी रोजगार की प्रवृत्तियां, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र को रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। अब देखेंगे यार कैसे ये अन्य बिल्कुल यहाँ पे कम है, अन्य जो क्षेत्र उभर रहे हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अपेक्षाकृत कम है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ जनसंख्या की लाभांश की संकीर्ण अवधि है जो केवल 2035 तक मौजूद रहेगी, भाई 2055 तक मौजूद रहने वाली, सॉरी यहाँ पर 2055 आएगा, 2018 से 2055 तक मौजूद रहने वाली है, तो ये यहाँ पे गलत होगा, तो इसका आंसर होगा केवल C3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए किस तरह से काम करता है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं और उनका अर्थ दिया हुआ है, जैसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, प्रेफरेंशियल इश्यूज, राइट इश्यूज। जैसे प्रेफरेंशियल इश्यूज को क्या कह दिया जाता है, हिंदी में कहा जाता है अधिमानी निर्गमन, अधिगामी निर्गमन कहा जाता है। यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं पहले बता दूं, देखिए जैसे क्या होता है, प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार कहा जाता है, न्यू इश्यू मार्केट कहा जाता है। जैसे कि प्राथमिक बाजार होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सरकार या कंपनी जो है अपनी प्राथमिक बाजार में पहली बार प्रत्यक्ष नवीन प्रतिभूतियों को बेचती है। जैसे कि IPO लाना यहाँ पर है, जैसे गैर सूचीबद्ध कंपनी पहली बार क्या करती है, IPO लेके आती है। तो फिर उसके बाद में कुछ ये टर्म्स शुरू होती हैं कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में एक सूचीबद्ध कंपनी जो है अपने शेयरों का निर्गमन व्यक्तियों और उद्यम पूंजीपतियों इत्यादि के विशेष समूह के लिए नए शेयरों की बड़ी मात्रा का आवंटन है, बिल्कुल सही है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है जो सूचीबद्ध कंपनी ही लेके आती है, ये भी सही होगा। प्रेफरेंशियल इश्यू यानी कि अधिमानी निर्गमन क्या होता है, अधिमानी निर्गमन में भी यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये क्या यहाँ पर ना तो सार्वजनिक निर्गमन किया जा सकता है, ना ही राइट इश्यू माना जाता है। ना इन दोनों को ना तो सार्वजनिक निर्गमन माना जाएगा, ना ही राइट इश्यू माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों को नो माना जाएगा। ये अलग से है प्रेफरेंशियल इश्यू यानी कि व्यक्तियों, उद्यमी, पूंजीपतियों को, वेंचर कैपिटलिस्ट इत्यादि। मैंने पहले दोनों एक साथ पढ़ दिए। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, शेयरों का निर्गमन है सूचीबद्ध कंपनी का, बिल्कुल सही है, यहाँ तक है। दूसरा प्रेफरेंशियल इश्यू जो है व्यक्तियों, उद्यम, पूंजीपतियों, वेंचर कैपिटलिस्ट इत्यादि के विशिष्ट समूह को नए बड़े शेयरों की मात्रा का आवंटन करना है, बिल्कुल सही है। राइट इश्यू क्या होता है, राइट इश्यू आपने पढ़ा होगा, मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में शेयरों का निर्गमन होता है। राइट इश्यू यानी कि जो पहले से शेयरधारक हैं उन्हें पहले क्या है कि जो एक नए शेयर अगर जा रहे हैं उनके एक अनुपात में उनको पहले वरीयता दी जाती है, तो राइट इश्यू कहा जाता है। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में तो क्या है, इसमें देखिए व्यक्तिगत तो संस्थागत जो दोनों होते हैं। जैसे कंपनी निवेशक हो, कैसे निवेशक है, यानी कि व्यक्तिगत या संस्थागत जो निवेशक होते हैं उनके एक छोटे समूह को प्रतिभूतियों की पेशकश करता है, जैसे बॉन्ड, स्टॉक आदि की प्रतिभूति की यहाँ पर पेशकश की जाती है। तो प्लेसमेंट में प्राइवेट प्लेसमेंट भी आपको याद रखना है। तो इसके तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा C, तीनों इसके बिल्कुल सही है सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20।
हाँ, उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होंगे? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में क्या क्या इसमें सहायक होंगे? देखिए आरबीआई क्या होगा, रेपो दर में वृद्धि करेगी। देखिए सरकार आरबीआई क्या, रेपो रेट, मान लीजिए इन्फ्लेशन हो रही है, रेपो रेट में वृद्धि होगी तो बैंक क्या है, जो ब्याज है वो ब्याज की दर बढ़ा देंगे बैंकों के, क्योंकि बैंकों को ब्याज मिलना महंगा हो, मतलब पैसा मिलना महंगा हो जाएगा आरबीआई से, तो वो भी अपना ब्याज बढ़ाएंगे। तो ब्याज बढ़ाएंगे, लोगों के पास जो पैसा है वो कम होगा, यानी कि मार्केट में पैसा कम होगा फ्लो, तो इसके क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष करों की दर में कमी, यहाँ पर देखिए ये प्रत्यक्ष जो कर की दरों में कमी की जाती है, अगर प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्सों की कर में कमी करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो इनमें ध्यान रखना ये बढ़ते हैं, ठीक है, इनमें वृद्धि की जाती है, तो ये भी गलत होगा। कृषि फसलों में जैसी मदों के निर्यात में कमी, ये भी सही होगा, यहाँ पर निर्यात में कमी की जाएगी तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद की 10% है। पहली बात हम समझेंगे कि बीमा पैठ क्या होती है। बीमा पैठ क्या होती है कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जो वो इंश्योरेंस लेने के इच्छा रखते हैं, वो कहा जाता है बीमा पैठ। अब बीमा पैठ क्या है, 2021 में देखिए 2000 में ये कितनी थी, सन 2000 के अंदर में ये जो थी आपका 2.7% थी, लेकिन 2021 के अंतर्गत में ये 4.2% हो जाती है। किसका, जीडीपी का 4.2% ये हो गई है, तो ये 10% से अधिक अभी नहीं है, तो ये गलत होगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 51% है, देखिए ये गलत है, 100% एफडीआई की अनुमति दी जा चुकी है, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है। तो देखिए आप बीमा घनत्व क्या होता है, पहले तो बीमा डेंसिटी देखेंगे, यानी कि टोटल जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना बनता है, टोटल इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या देश की, यानी कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो बीमा घनत्व आ जाता है। तो 20,000 रुपये से अधिक है। आप देखेंगे ये बिल्कुल कॉमन सेंस से कर सकते हो भाई, 20,000 रुपये से अधिक नहीं है बिल्कुल, ये लगभग 7,000 रुपये के आसपास अभी है, तो ये भी यहाँ गलत होगा, तो आंसर होगा डी, यानी कि कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए मैंने भी आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप समझाया था, 5 संस्थाएं हैं वहाँ पे, विश्व बैंक समूह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विश्व बैंक समूह के शामिल होने के लिए किसी देश को पहले आईएमएफ का सदस्य बनाना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, आईएमएफ का सदस्य पहले होगा, फिर उसके बाद में वर्ल्ड बैंक के ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है वो, ठीक है। अब जैसे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आईबीआरडी कहना है, आईबीआरडी विश्व के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। देखिए आईबीआरडी जो है ना, ये मध्यम आय वाले जो देश हैं और जो गरीब हैं, जो कि मेहनत कर रहे हैं, यानी कि मजबूत अर्थव्यवस्थाएं बन सकते हैं, उनको पैसा देता है ये आईबीआरडी, मध्यम आय वालों के, ठीक है, गरीबों को, जो कि विश्व के सबसे जो गरीब हैं उनको जो होता है आईडीए इनको पैसा देता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। भारत विश्व बैंक के मतलब कि देखिए 500 जो बैंक समूह के वो हैं संस्थाएं, उनका सदस्य है, गलत है। देखिए भारत जो है आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है, और ये आईसीएसआईडी क्या करता है, ये क्या है, जो इन अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश विवाद है उनके निपटान का केंद्र माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान का केंद्र माना जाता है। आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है भारत। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर जो है कितने सही होंगे, ए, तो 22 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई पर विचार कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि हॉकिश यानी कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति क्या है। देखिए मौद्रिक नीति संकुचनकारी और विस्तारवादी दो तरह की होती है। विस्तारवादी यानी कि सरकार पैसे का फ्लो बढ़ाना चाह रही है, संकुचनकारी यानी कि अपना जो विस्तार है पैसे का उसको कम करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए कम कैसे किया जाएगा, आप इस चीज़ को समझिए, किस तरह से कम किया जाएगा। ब्याज दरों में अगर कमी कर देंगे, तो ब्याज दर में अगर वृद्धि करेंगे तब पैसा कम किया जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। आरक्षित आवश्यकता में वृद्धि, जैसे सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, इनमें अगर वृद्धि कर देंगे तो बिल्कुल पैसा मार्केट से कम आ जाएगा, यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। सरकारी बॉन्ड का विक्रय, सरकारी बॉन्ड मार्केट में बेचेंगे तो पैसा वापस आरबीआई के पास आ जाएगा, तो ये भी सही होगा, तो इसका बी सही आंसर होगा। कॉन्सेप्चुअल है, इन सबको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के द्वारा समझने की कोशिश करें। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्तियों दोनों को हटाकर ज्ञात किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए आप सकल राजकोषीय घाटा क्या निकलेगा, जो कुल व्यय से जो राजस्व प्राप्ति होती है और गैर सर्जन पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं उन दोनों को हटाकर ही ज्ञात किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर देखेंगे एक तो इसका सही है, यानी कि ये नहीं होगा सिंगल। अभी देखेंगे
एलिमिनेट करके 50-50 आ गया। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयताओं को घटाने पर। देखिए सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयताओं को घटा रहा है, नहीं भाई सकल नहीं, यहाँ पर निवल नेट को घटाया जाना है, इसलिए ये गलत होगा। तो ये आंसर होगा ए, केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में है। तो इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई द्वारा जारी करती है, बिल्कुल सही है। इन बॉन्ड का मूल्य सोने के मूल्य से संबंध होता है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इनका व्यापार होता है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इनका दोनों पर व्यापार होता है। नहीं है, देखिए नहीं पूछा, जहाँ से नहीं लिखा हो यानी कि गलत पूछा भाई, कौन सा इसमें से गलत होगा? तो तीनों सही हैं, आंसर होगा डी। और ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कब आए थे? 2015-16 के बजट में पेश किए गए थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। यहाँ पर पूछा हुआ है कि उपयुक्त में से कितने सरकार के लिए कर राजस्व के स्रोत हो सकते हैं, यानी कि सरकार सिंपल सा पूछ रहा है कि सरकार कहाँ कहाँ से कर ले सकता है। देखिए व्यक्तिगत आय से यहाँ पर नहीं होगा, देश के भीतर वस्तु का उत्पादन से उत्पादन कर लिया जाता है, अन्य देशों से आय शुल्क लिया जाता है, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क लिया जाता है, तो ये सरकार के कर राजस्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक गलत होगा, 3 सही होगा, तो सी सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे, NSDC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की हम बात करते हैं तो यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है। देखिए यहाँ पर ये गलत होगा, पूर्ण स्वामित्व यहाँ पे सरकार के पास नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 49% जो है सरकार के पास होता है, और जो है 51% जो है प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के पास में इसका स्वामित्व होता है। तो एक यहाँ पे गलत हो जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसकी एक नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कौशल विकास संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना है, बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा इसका बी सही होगा। देखिए ये कब शुरू किया गया है, तो यहाँ पे हम बात करें NSDC की बात करते हैं। 31 जुलाई 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? कंपनी एक्ट है जो, यानी कि कंपनी एक्ट 1956 की धारा जो है 25 के तहत की गई थी। क्या वित्त मंत्रालय के द्वारा, किस पर? यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इनकी स्थापना की गई थी। अब ये देखिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से ही सेंट्रल गवर्नमेंट NSDC यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वही मैंने बताया आपको 49% और 51% निजी क्षेत्र के स्वामित्व में होता है, के द्वारा इसका गठन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों चर्चा में है? ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है, यानी कि हम कुछ लोगों को, यानी कि भारतीय श्रमिकों को इजराइल से आवाजाही में सुगम बना रहे हैं, इसलिए ये चर्चा में आ गया है। तो आप देखेंगे 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, पूंजी बाजार। देखिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यानी कि मनी मार्केट और यानी कि पूंजी बाजार दो होते हैं। मनी मार्केट जो है आम जनता के लिए होता है। अब यहाँ पे पूंजी बाजार जो समझेंगे, यहाँ पर आम जनता भी भूमिका निभा सकती है, और ये 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए होता है, यानी कि दीर्घावधिक होता है। और जो आपका मनी बाजार है, जैसे कि बात करते हैं मनी मार्केट ये थोड़ा सा ये अल्पकालिक होता है, यानी कि 1 ईयर तक के लिए होता है। इसमें आम जनता की जो भूमिका होती है वो सीमित होती है, ये ध्यान रखना, सीमित होती है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे कि पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखितों में भी व्यापार करते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां। देखिए पूंजी बाजार में ये प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं किया जाता, ये मनी मार्केट में किया जाता है। यहाँ पर मनी मार्केट होना चाहिए था, मनी मार्केट से पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो ये यहाँ पे गलत होगा। तीसरा देखेंगे, मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है। देखिए मुद्रा बाजार में सीमित होती है, ना कि सार्वजनिक पूंजी बाजार में, तो ये भी गलत होगा यहाँ पे। अब देखिए पूंजी बाजार क्या है, देखिए इसको एक तो ये दीर्घकालिक होता है, मैं बता दिया हूँ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये प्राथमिक और द्वितीय यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में विभाजित होता है। अब यहाँ पे जैसे प्राथमिक बाजार में IPO लाए जाते हैं, यानी कि गैर सूचीबद्ध कंपनी यहाँ पे IPO ला के फंड रेज करती है, और उसके बाद में जब ये लिस्टेड हो जाती है, लिस्टेड करने के बाद ये द्वितीय बाजार में अपना सेल कर सकती है जो इक्विटी है उसको। इसी तरह से आप इसको समझेंगे। जैसे कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ये तो यहाँ पे गलत हो गया, आंसर होगा केवल एक। अब जमा प्रमाण पत्र क्या होते हैं? जमा प्रमाण पत्र बैंक को द्वारा जारी किए जाते हैं, ये जमाओं के आधार पर दिए जाने वाले हैं, बैंक करते हैं, जैसे प्रतिभूति और बॉन्ड के जैसे ये होते हैं। अब हम वाणिज्यिक पत्र जो है बात करेंगे, तो ये कंपनी वगैरह द्वारा ये जारी किए जाते हैं, और मनी मार्केट के टूल होते हैं। अभी कितने दिन के लिए जारी किया जाता है? वाणिज्यिक पत्र जो है 14 दिन से लेकर, यानी कि 14 डेज से लेकर 1 ईयर तक की इसकी अवधि होती है जारी करने की। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। 28 का आंसर हो जाता है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
29 देखेंगे कि उपयुक्त स्थितियों में कितनी भारतीय रुपए के अधिमूल्यन का कारण बनेगी। अधिमूल्यन यानी कि रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। अवमूल्यन यानी कि रुपए की वैल्यू में गिरावट, अधिमूल्यन की बात करता है। देखिए जाहिर से भारत में ब्याज दरों में कमी, अब देखिए भारत में ब्याज दरों में अगर कमी की जाती है, कमी होगी तो यहाँ पे निवेश की जो स्थिति है वो कम होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस देश में जाना चाहते हैं जहाँ पर ब्याज दर अधिक मिलती है, तो निवेशक यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इससे क्या होगा, रुपए की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो ये ठीक है। अब देखेंगे विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, विदेशी मांग में कमी अगर की जाएगी तो रुपए की वैल्यू जो है, यानी कि उनकी डिमांड घट जाएगी, रेट घटेगा तो रुपए की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। अगर मांग में वृद्धि होती है तो अवमूल्यन होता है, ये सही होगा। तीसरा देखेंगे भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना, ये भी एक है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये एक तरह से जुआबाजी यानी कि जो सट्टाबाजी होती है उसके लिए ये यहाँ पे किया जाता है। तो भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना से नहीं होगा, यहाँ पे कनेक्शन इसका डायरेक्टली कोई, तो इसका आंसर होगा केवल एक सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय ऐतिहासिक और अभिलेख आयोग IHRC का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसका नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय नहीं करता। अभिलेख समझ लीजिए, अभिलेख कैसा है, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हाँ इस पे आप डाउट कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद तो नहीं करेगी भाई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आयोग का नेतृत्व कौन करता है, यहाँ पर देखिए नेतृत्व पूछा हुआ है तो कौन करता है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है इसका नेतृत्व करती हैं। अब देखिए UNDP और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, मैं कुछ और ही, हाँ तो ये है जो इनकी स्थापना इनकी की जाती है 1919 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, सरकार के द्वारा कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, जिन्हें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत प्रावधानों के तहत संचालित किया जाता है। अब देखिए विशेष अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन संचालित किया जाता है। SEZ स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होता है, बिल्कुल सही है। ये आप देखेंगे कहीं आपके शहरों के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो उसी को हम सेज मान सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर संचालन शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है, तो ये भी इसका सही आंसर होगा। तो C इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उपयुक्त में से कितने राजकोषीय नीति के उद्देश्य। अब देखिए राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी इसीलिए लाई जाती है कि मूल्य स्थिरता हो, आर्थिक समृद्धि हो, रोजगार सृजन किया जाए। तो इसके तीनों आंसर बिल्कुल सही होंगे, इसी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संकुचित मुद्रा के रूप में है। अब देखिए संकुचित मुद्रा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है संकुचित मुद्रा, यानी कि जो जनता के पास में करेंसी रखी हुई है, डिमांड डिपॉजिट है, बैंक RBI के पास में OD ओवर अदर डिपॉजिट्स होता है, तो वो इसमें यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो आप देखेंगे करेंसी नोट बिल्कुल सही, व्यावसायिक बैंक द्वारा निवल मांग जमा है, ये भी यहाँ पे सही है। व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधि जमा FD यहाँ पर नहीं होता है, तो 3 इसका गलत होगा। तो आंसर होगा B, यानी कि 1 और 2 दोनों सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन GNHRI क्या है। अब देखिए GNHRI क्या है, UNDP और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, साथ में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा इनका गठन किया जाता है, इनके सहयोग से ये कार्य करता है GNHRI। अब देखेंगे हम यहाँ पे, यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है, तो ये देखिए इनके अधीन कार्य ये नहीं करता, इनके सहयोग से ये कार्य करता है, तो ये गलत होगा। भारत इसका एक सदस्य, देखिए ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विश्व भर में NHRI शामिल होते हैं इसके अंदर में, GNHRI में, तो भारत इसके एक सदस्य के रूप में काम करता है, तो B इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, विशेष आहरण अधिकार क्या होते हैं। विशेष आहरण अधिकार क्या है, देखिए ये एक पेपर होता है, एक तरह के इन्हें क्या कहा जाता है, PAPR पेपर गोल्ड भी इन्हें कहा जाता है। एक पेपर होता है, ये ऐसा नहीं है कोई वहाँ पे पैसा रखा हुआ जाओ उससे निकाल लो, तो ये सिर्फ एक पेपर गोल्ड माना जाता है इन्हें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसके IMF द्वारा अपने सदस्य देशों को आधिकारिक भंडारक के पूरक के रूप में बनाया गया है, बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें इसकी एक बास्केट होती है, इसकी करेंसी बास्केट होती है, उसमें 5 मुद्राएं होती हैं। देखिए SDR का मूल्य 4 प्रमुख मुद्राओं, यानी कि देखिए अब ये तो यहाँ पे आप इसी को ऐसी गलत कर सकते हो भाई, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, एक सही आंसर होगा। बाकी मैं बता देता हूँ, इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन रेनमिनबी और जापानी येन, और साथ ही में यहाँ पर एक ब्रिटिश पाउंड है, स्टर्लिंग इसमें शामिल होता है, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग इसमें भी शामिल होता है। तो ये 5 मुद्राएं हैं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन रेनबी
RMB बोलते हैं, जापानी येन इस बास्केट में है, और साथ में स्टर्लिंग यानी कि ब्रिटिश पाउंड भी इसमें शामिल होता है। तो वो 45 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट 35 का 35 का क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि उपयुक्त में से कितने लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न करते हैं। देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। मान लीजिए आपको ये एक सपोज दैट आप एक कार बना रहे हैं, कार भी नहीं बन पा रही, आप ये कार बना रहे हैं। अब देखिए इसके टायर कोई अदर कहीं से आएंगे, और इसमें जो लाइट है कहीं से आएंगी, इंजन कोई और देगा, ये सब मैन्युफैक्चर करती है कंपनी अदर अदर वेंडर से लेके। तो आप मान लीजिए कहीं वेंडर पे किसी चीज़ का पीछे से रेट बढ़ गया, सपोज दैट टायरों का रेट बढ़ गया, रबड़ का रेट बढ़ा, रबड़ का रेट बढ़ते ही टायरों का रेट बढ़ेगा, तो क्या है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये क्या है, जो उत्पादन के कारक हैं। कुछ और भी होगा, उत्पादन के कारक कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए श्रम महंगा हो गया, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, वो कह रहे हैं हमें ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, ले लो भाई तुम ज़्यादा तनख्वाह, हम तो कार महंगी करके बेच देंगे। पूंजी जो है उसमें ब्याज ज़्यादा लग रहा है, या फिर जो भूमि है उस पर, उद्यमिता है उस पर, जो ये सब महंगाई, इन सब कारकों में अगर कुछ महंगाई बढ़ती है यानी कि ये महंगे होते हैं, तो इसके आधार पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। अब इसमें देखेंगे जमाखोरी और सट्टेबाजी, इसका सही है भाई। कुछ लोग अगर जमाखोरी और सट्टेबाजी करने लगे, मान लीजिए चीनी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे, एक सेठ है, उस सेठ ने भाई चीनी का भंडार कर लिया, ऐसे सभी लोग भंडार कर रहे हैं कि, और फिर क्या होगा, डिमांड तो उतनी रहेगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी, तो इससे महंगाई बढ़ने की संभावना हो जाती है। जैसे जमाखोरी और सट्टेबाजी। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, बिल्कुल सही है। कृषि उपज दर, प्रशासित कीमतों में वृद्धि, यानी कि तीनों सही आंसर होगा इसका। अब जिनके कॉन्सेप्ट सही नहीं है उनको शायद समझ में ना आए बातें। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से उपयुक्त में से कितनों को घटाया जाता है। देखिए व्यक्तिगत आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय में से आपको देखिए अवितरित, यहाँ पर नेशनल इनकम में से आपको अवितरित लाभ जो होगा उसमें, और ये माइनस होंगे, ठीक है, ये भी आपका माइनस यहाँ पे होगा। परिवारों द्वारा नेट ब्याज अदायगी, यानी कि परिवार कोई नेट ब्याज दे रहा है, और माइनस होगा निगम कर। ऐड क्या होगा, सरकार या कोई फर्म अलग से है, फर्म के द्वारा अब परिवार को कोई अंतरण अदायगी की जाती है, ठीक है, अंतरण अदायगी अगर कोई की जाती है तो ये इसमें ऐड होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस किस को घटाया जाए। अवितरित लाभ घट रहे, निगम का कॉर्पोरेट कर रहे हैं, परिवारों द्वारा नेट निवल ब्याज की अदायगी की जाती है, तो सही है। तो तीनों इसमें से घटाए जाने वाले हैं, तो आंसर होगा क्या, सभी तीन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे कि उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होंगे। देखिए वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी आना, बिल्कुल सही बात है। जो वेतन प्राप्त करें, मान लीजिए वेतन तो 10,000 रुपये मिल रहा है, और अभी चीज़ें महंगी हो गई मार्केट में, तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी ना, क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी। पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, बिल्कुल सही है। मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा, बिल्कुल सही है। 10,000 रुपये में पहले आप 100 चीज़ें खरीद सकते थे, अब 10,000 रुपये में 80 चीज़ें खरीद रहे हो, तो क्या मुद्रा का मूल्य ह्रास नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। तो सी तीनों सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, पीएमएलए क्या है। ये एक्ट आया था 2000 में, पीएमएलए एक्ट आया था सन 2002 में, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम। क्यों लाया गया था भाई, ये देखिए यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है। सही बात है भाई। उसको देखो, अगर पीएमएलए के तहत किसी को अपराधी बनाया जा रहा है, तो उस समय उसी पे खुद पे ये है कि भाई तुम खुद अपने आप को निर्दोष साबित करो, तो निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व बिल्कुल उसी पर डाला जाता है। यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति कुर्की और अनुमति देता है, बिल्कुल सही है, उनकी कुर्की की जा सकती है संपत्ति की। पीएमएलए के अपराधों की जांच के लिए ईडी उत्तरदायी है, तो भाई पीएमएलए ईडी इसके तहत उत्तरदायी मानी जाती है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आप देखते होंगे, वहाँ पर ईडी की छापा करती है, तो सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, यानी कि सकल जीडीपी की गणना के लिए उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं को दोनों का उपयोग किया जाता है। देखिए जीडीपी क्या है, यानी कि वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, और अंतिम मूल्य क्या है, आप अंतिम मूल्य के वस्तु उपभोग के लिए कब होगी, जब वो फाइनल हो जाएगी, जब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, अपग्रेड नहीं किया जा सकता उसकी वैल्यूज़ को, तो वो होगा। तो अंतिम उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं दोनों शामिल होंगी, तो बिल्कुल सही है। देखिए कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होती हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है, तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ये सकल निवेश होता है। और नेट निवेश क्या होता है, अगर हम निवल की पूछता, अगर वो निवल निवेश पूछता, तो निवल निवेश में से, यानी कि इसमें से सकल निवेश से माइनस कर देते हैं हम मूल्य
ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो निवल निवेश यहाँ पे आ जाता। सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ETCD यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। अब आप पहले समझ लीजिए करेंसी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। करेंसी डेरिवेटिव ऐसे वित्तीय साधन होते हैं जो अपना अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य यानी कि जैसे मुद्रा रखते हैं। अब ये इन्हें क्या कहा जाता है, करेंसी डेरिवेटिव्स को मुद्रा व्युत्पन्न भी कहा जाता है। अब ये दो तरह से होता है मुद्रा व्युत्पन्न, एक तो वायदा अनुबंध के द्वारा किया जाता है यानी कि भविष्य में लेन देन उसी रेट पर किया जाएगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। दूसरा होता है विकल्प अनुबंध किया जाता है। इनकी गहराई में ज़्यादा जाना है तो भाई गूगल करके पढ़ लीजिए वादा और विकल्प अनुबंध क्या होते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स में। अब देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड, अब एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज है उन पे ट्रेड किया जाएगा, ट्रेडेड यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड। अब ऐसे कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को करते हैं। यह मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर किया जाता है। आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की विनियमित की जिम्मेदारी सेबी के पास होती है, तो बिल्कुल सही है। इसे सेबी और आरबीआई दोनों के द्वारा विनियमित किया जा सकता है, किया जाता है, सही बात है। देखिए लिस्टिंग, ट्रेडिंग और क्लियरिंग जो है वो सेबी करती है, दिशा निर्देश जारी करती है आरबीआई, यानी कि आरबीआई दिशा निर्देश जारी कर सकता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। 42 देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति के माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब WPI की बात कर रहा है यहाँ पे। WPI का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, WPI में ना तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, अप्रत्यक्ष कर, अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र जो होता है, और सेवाएं, इन तीनों को ऐड नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष कर, अनौपचारिक क्षेत्र और सेवा, इन तीनों को ऐड नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ वस्तु के साथ में, जैसे कि ईंधन, किस किस को ऐड किया जाएगा, ईंधन को ऐड किया जाएगा, ऊर्जा को ऐड किया जाएगा, और विनिर्मित जो उत्पाद हैं उनको ऐड किया जाएगा। अब ये ठीक है, ये आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए सेवा लिखा हुआ, तो एक तो यहाँ पे गलत हो गया, तो आंसर में सभी तीनों नहीं होने वाला है। तो देखेंगे वर्तमान में WPI की आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही है। कौन करता है, आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसका आकलन किया जाता है, तो बिल्कुल सही, बी सही आंसर होगा, यानी कि 2 और 3 इसके सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, जो लोग देख रहे हैं WPI पढ़ा है वो CPI भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वेटेज और देख लेना किसमें किसका वेटेज सबसे अधिक होता है। देखिए सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। देखिए स्टेटमेंट सही है। देखिए मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। NSSO जो है ये अंडर काम करता है MOSPI यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। अंडर किसके, MOSPI के अधीन ये काम करता है। हाँ 2019 में क्या हुआ था, CSO और NSO का मिश्रण हुआ, इन दोनों का मर्जर हुआ, संस्था निकल के गई NSSO। ये क्या करती है, ये आपका हाउस होल्ड सर्वे, एंटरप्राइज सर्वे, प्राइस कलेक्शन फॉर इन्फ्लेशन ये करता है, रूरल एग्रीकल्चर सर्वे जहाँ पे लैंड यूज, वेजेस, क्रॉप प्रोडक्शन आदि का ध्यान रखा जाता है। साथ में ये एक इम्पोर्टेंट सर्वे भी करता है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे एक तरह से बेरोजगारी ये कैसे, ये किसका संकेत होता है, दीर्घकालिक जो है बेरोजगारी उसका ये संकेतक होता है, यानी कि उसको दर्शाता है दीर्घकालिक बेरोजगारी को। ऑप्शन तो पढ़ेंगे, वर्तमान में साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली स्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है किंतु मौसमी बेरोजगार के निर्धारण में नहीं। देखिए मौसमी रोजगार का भी ये निर्धारण करती है, तो ये नहीं का यहाँ पे गलत होगा, तो 2 इसका गलत हो गया, यानी कि आंसर होगा 1। ये मौसमी और स्थायी दोनों बेरोजगारी का निर्धारण करती है, तो आंसर होगा केवल 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 44, राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPAA है क्या, NPPA क्या है, 1997 में इसका गठन हुआ था। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर से किया गया था। अब ये केस पे करता है, जैसे कि आपके स्टेंट डलते हैं, आपके नी प्लेसमेंट होता है, नी इम्प्लांट्स किए जाते हैं, यानी कि घुटने बदले जाते हैं, तो उन सब के मूल्य को ही कंट्रोल करता है, इन सब पे कैप लगाता है कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। देखिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का एक संलग्न कार्यालय है, बिल्कुल सही है। यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदि 2023 औषधि की कीमतों को विनियमित करता है, बिल्कुल सही है। ये जो संस्था है DPCO, ये क्या है, राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची, एक राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूचीबद्ध की गई है, किसमें NLEM के अंतर्गत जो सूचीबद्ध दवाइयां हैं उनके रेट को नियंत्रित करता है। किसके, NLEM में जितनी दवाइयां सूचीबद्ध हैं उनके रेट को ये नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ये वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि कीमतों को समायोजित करता है। देखिए इससे कोई संबंध
संबंध डायरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन होगा इसका बी, केवल 2 सही होगा। नई औद्योगिक नीति के बारे में पूछा हुआ है कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उस समय क्या किया गया था? उदारीकरण किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, ठीक है। जैसे इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण के आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना था। बिल्कुल सही कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे बढ़ाया गया था, तो एक सही होगा। इसे नीति और एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत दी गई थी। बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के नियमों में भी राहत दी गई थी, तो आंसर जो होगा इसका सी सही आंसर होगा। LPG रिफॉर्म्स आप समझ पड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSEs के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है? देखिए अब क्या करता है, सरकार विनिवेश करती है, लोग सामाजिक कल्याण के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, इन सब के लिए विनिवेश किया जाता है। तो क्या है अब ये किस तरह से किया जा रहा है? देखिए विनिवेश जो है, अब यहाँ से जो पैसा है वो आपका जाता है, आप समझेंगे कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निवेश में नहीं जाएगा, राष्ट्रीय विकास कोष में नहीं जाएगा, राष्ट्रीय निवेश जो कोष है, राष्ट्रीय निवेश कोष में ये पैसा जाएगा, भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि में भी नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा NIF में। NIF का गठन कब हुआ था? 2005 में किया गया था। इसका अब देखिए इसका नियंत्रण प्रबंधन कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अधीन काम करता है कौन? DIPAM, दीपम बोला जाता है, यानी कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, दीपम। अब ये किसके अधीन काम करता है? देखिए ये संचित निधि के अधीन नहीं आता है भाई, संचित निधि में नहीं आता है, ये लोक लेखा के अंतर्गत आता है। लोक लेखा के अंतर्गत ये आरक्षित कोष माना जाता है, लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित। आप ध्यान देखिए, राष्ट्रीय निवेश कोष जो है इसके बारे में बाकी आपको पढ़ना है तो गूगल कर लीजिएगा। 47 हम देखते हैं कि केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के तहत चाइल्ड केयर लीव के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है भाई, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, महिलाओं को कार्यबल में संवैधानिक भाग लेने का, यानी कि कार्यबल में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है। अगर उनको इससे रोका जाता है, यानी कि उन्हें ये जो चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाती है, तो ये एक असंवैधानिक है, उनको इससे वंचित करना असंवैधानिक गतिविधि माना जाता है। अभी ये कोर्ट ने कहा है। तो हम देखेंगे कि 18 वर्ष से, इसमें क्या है, कुछ कंडीशन, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनकी जो माताएं हैं उन या वो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 साल का CCL की अनुमति होती है। देखिए CCL की 1 साल की नहीं, 2 साल की, यानी कि कितने, लगभग आप मतलब टोटल 730 दिन की अनुमति होती है। तो ये गलत हो जाता है। दिव्यांग बच्चे के लिए कोई आयु की सीमा नहीं है। किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव की मना करना उसके संविधान का उल्लंघन है। बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा 2, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सेबी के बारे में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। यह स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर ब्रोकर, अंडरराइटर, म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है। बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, सेबी का गठन होता है 1988 में। कब किया गया था? यानी कि 12 अप्रैल को। कैसे भाई, इसका एक गैर वैधानिक रूप में गठन किया गया था, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया? वैधानिक दर्जा इसे दिया गया 1992 में। तो गठन हुआ था गैर वैधानिक निकाय के रूप में, बाद में 1992 में इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। तो आंसर होगा इसका एक और भी दोनों सही होगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए, उचित एवं लाभकारी मूल्य, FRP सरकार द्वारा निर्धारित गारंटीकृत मूल्य है जो कृषकों को निम्नलिखित में से फसल की उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है। देखिए सबको पता है FRP गन्ना पे दी जाती है केवल। प्रशांत महालनोबिस जो है, जिन्होंने भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था? सबको पता होगा, उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। PC महालनोबिस मॉडल माना जाता है। इन्होंने एक चीज़ और ISI, ठीक है, ISI की स्थापना की थी। ये है कोलकाता में बनाया था, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कहाँ पे? कोलकाता में। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। आप तब तक वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बाकी इकोनॉमी का टेस्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है भी नहीं। बाकी आपको इसका बेसिक क्लियर करना होगा। जो लोग अभी बेसिक क्लियर कर रहे हैं वो जाके यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करें। और इस विजन के टेस्ट की भी PDF बन प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 6 टेस्ट सॉल्व हो चुके हैं। आज ये वाला टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग, आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थैंक यू। फीडबैक देना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।